हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब फ्रेश माइंड के साथ रेडी हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि एक एक पार्ट को बहुत इजी और आसानी से हम डिस्कस कर सके, ताकि आप आसानी से उसको समझ पाएं, उसका कंसेप्ट, उसका डेप्थ। तो इस चैप्टर को एक एक करके पढ़ने के बाद आपको किसी और वीडियो या मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सफिशिएंट आपको मटेरियल एनसीईआरटी के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए हुए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिस्ट्री में बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का लिमिटेशन क्या होगा। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इतना चीज हम लोग को पढ़ना है, तो एक एक करके हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसमें हमको पहला है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब हम लोग दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है, जिसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि रिएक्टेंट से डिफरेंट होता है। यानी रिएक्टेंट में जो भी कंस्टिट्यूएंट होगा उसका प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। ओके, तो प्रोसेस वेयर सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे, ट्रांसफॉर्म इनटू इंटायरली न्यू सब्सटेंसेस दैट इज प्रोडक्ट with fundamentally different properties is known as the chemical reaction। जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक केमिकल रिएक्शन हो गया कि आयरन को यदि हम लोग मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में रख देते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है कि एक ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस जम जाता है। तो फ्लैकी क्या होता है, नॉन स्टिकी होता है, तो उसके ऊपर एक फ्लैकी ब्राउन सब्सटेंस जम गया जिसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं। दिस इज द केमिकल चेंज। दूसरा क्या होता है कि बर्निंग ऑफ वुड, जैसे वुड को अगर हम लोग बर्न करते हैं तो क्या होता है, जैसे वुड मींस कार्बन, तो C+O2 गिव CO2, तो CO2 यहाँ पर बन गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन हुआ। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, जैसे हम लोग का जो हम लोग फूड खाते हैं उसका धीरे धीरे डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी मिला मींस इट इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हम लोग बिलीव करेंगे। हाउ विल यू बिलीव दैट केमिकल रिएक्शन हैपेंड। तो जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कलर चेंज हो गया, चेंज ऑफ स्टेट हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया, तब हम सोचते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी हुआ। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन है चेंज इन स्टेट, तो चेंज इन स्टेट में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं तो मैग्नीशियम रिबन आपको क्या हो गया कि सॉलिड हो गया, उसको ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो द मैग्नीशियम बर्न विथ ए डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूसिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर के फॉर्म में होगा। तो ये आपका क्या होगा, चेंज ऑफ स्टेट हो गया। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे कि जैसे हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ अगर एक्सप्लोजन करते हैं तो पानी बनता है, H2O बनता है, तो H2O आपका लिक्विड हो गया बट रिएक्टेंट इज प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया, गैसियस से क्या हो गया ना, लिक्विड स्टेट हो गया। दूसरा क्या हो गया, चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर में आप देखेंगे कि जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि कॉपर सल्फेट लेते हैं तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है कि ब्लू होता है। उसमें अगर हम लोग एक जिंक टुकड़ा डाल दिए, इफ यू
immerse a zinc granules in a copper sulfate solution. After that, the blue color of copper sulfate will disappear and a colorless solution you will get. तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज ऑफ कलर हो गया। जो जिंक को अगर हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे, जिंक बीइंग ए मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ कॉपर, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कॉपर को डिस्प्लेस किया, उसका कलर डिसोसिएट होगा, डिकलराइज हो गया। ओके, उसके बाद आ जाता है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। अगर गैस अगर निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे अगर हम लोग कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन आपका गैस है, दोनों को अगर हम लोग रिएक्ट कराएं तो क्या होगा, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बांध कराएंगे तो CO2, तो CO2 आपका क्या हो गया, गैस हो गया। दूसरा अगर हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं कि यदि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक का ग्रेन्यूल अगर हम डाल देते हैं तो वहां पर क्या होगा कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अगर हम कोई जलती हुई संठी को उस गैस जार के सामने अगर ले जाते हैं तो द गैस विल पुट अप विद ए पॉप साउंड, इट मींस दैट द गैस इज रिलीज्ड। ओके, सो ये हो गया आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, नेक्स्ट आपका क्या हो गया कि चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर का भी चेंज होता है कि किसी केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट, किसी के केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए या तो हीट हमको देना पड़ता है या हीट उससे मतलब क्या होता है कि निकलता है। तो चेंज इन टेम्परेचर में जैसे आपका पहला जो हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इफ हीट एनर्जी इज रिलीज then that is said to be exothermic reaction। तो एक्सोथर्मिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, प्लस यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि H2O ले लिए, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा ना, CaOH होल ट्वाइस बन गया। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालने पर थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि वो पानी जो है आपका क्या होगा, बॉइल करना शुरू हो गया। Although you have not applied the heat energy, बिना हीट एनर्जी के कारण भी वो क्या हो गया कि बॉयल हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ड्यूरिंग ए रिएक्शन हीट एनर्जी रिलीज, दिस इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग ले लेते हैं। जैसे ये आपका टेस्ट ट्यूब हो गया, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या किए, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिए और अमोनियम क्लोराइड, और दोनों को हम लोग अच्छा से स्टायर कर लेते हैं। स्टायर करने के बाद अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं तो आपको क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। तो ठंडा लगा मतलब क्या हो गया कि उसमें जो हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब होकर कूलिंग सेंसेशन दिया, तो दैट इज नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर जो हम लोग किए हैं कि चेंज इन टेम्परेचर, तो इससे आपका चेंज इन टेम्परेचर पता चल रहा है कि टेम्परेचर या तो रिलीज हो रहा है या टेम्परेचर वहां से एब्जॉर्ब हो रहा है। उसके बाद आता है लास्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन प्रेसिपिटेट इज आल्सो फॉर्म। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर सिल्वर नाइट्रेट, ये देखिए सिल्वर नाइट्रेट हो गया, इसका फॉर्मूला होता है AgNO3 और आपका NaCl। तो यदि हम लोग क्या करते हैं कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड, मतलब हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट ले लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल दिए, उसको सेक किए, तो क्या होगा, वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हो गया। उसमें अगर सिल्वर नाइट्रेट अगर हम लोग डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनता है। ये सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, सॉलिड होगा, दैट मींस दैट इज ए व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया। उसी तरह बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को अगर मिलाते हैं तो उसमें भी हमको बेरियम सल्फेट का एक गाढ़ी व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, जिसे दही जैसा थक्का जम जाता है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर दो सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं और उससे अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। एट दैट रिएक्शन इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे हमने बताया कि सिल्वर नाइट्रेट एक्वास मतलब पानी में सॉल्यूशन हो गया, फिर NaCl एक्वास दैट इज आल्सो नोन एज द ब्राइन। तो ये दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बनता है ना, सिल्वर क्लोराइड, जो कि प्रेसिपिटेट वो व्हाइट कार्डी प्रेसिपिटेट बनेगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है ना, केमिकल इक्वेशन है कि जैसे वार्ड इक्वेशन है
उस वार्ड इक्वेशन को सिंबल और फॉर्मूला के साथ अगर हम लोग सेटिस्फाई करते हैं तो वो आपका क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन है कि द मेथड of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances involved is known as the chemical equation। तो इसलिए सभी एलिमेंट का सिंबल आपको जानना है, उसका फॉर्मूला आपको जानना है, और इसमें आपको क्या होना है कि वैलेंसी का कंसेप्ट आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी का कंसेप्ट अगर नहीं होगा तो फॉर्मूला आप नहीं लिख पाएंगे। वैलेंसी के कंसेप्ट के साथ साथ आपको क्या करना है ना, पॉलीएटॉमिक आयंस को भी जानना है। पॉलीएटॉमिक आयंस का मतलब क्या होगा, जैसे SO4, तो SO4 में क्या आयन होता है, 2- आयन होता है। CO3 में क्या होता है, 2- आयन होता है। NH4 में क्या होता है, प्लस आयन होता है। PO3 का क्या होता है, 3- आयन होता है। तो कंसेप्ट ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू राइट द करेक्ट फॉर्मूला। ओके, तो यहां पर आप देखिए, जैसे ये वार्ड इक्वेशन हो गया, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या हो गया, H2SO4। जिंक सल्फेट क्या होगा, ZnSO4, और हाइड्रोजन का H2। चूंकि गैसियस स्टेट में क्या होता है कि डायटोमिक हो गया, हाइड्रोजन डायटोमिक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वार्ड इक्वेशन है, इस वार्ड इक्वेशन को हम लोग क्या किए ना, सिंबल और फॉर्मूला। जैसे जिंक का सिंबल Zn हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या हो गया, H2SO4, जिंक सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं, या बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, या कौन बैलेंस्ड है और कौन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग ऑल्सो कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो जैसे देखिए यहाँ पर कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। यदि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं कि बैलेंस्ड हो गया, वो एटम आपका बैलेंस है। तो कहते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस हम क्यों कहते हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक रिएक्शन ले लिए, जैसे ये रिएक्शन हो गया, इसमें क्या है कि जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन मिलता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड में जिंक कितना है, एक है। प्रोडक्ट साइड में भी क्या है, जिंक एक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। नेक्स्ट है सल्फर, रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 1। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में देखिए यहाँ पर 4 है और प्रोडक्ट साइड में भी 4 है। इट मींस क्या हो गया कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड, देन इट इज सेड टू बी ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज नॉट इक्वल ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे हम लोग KClO3 पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड को यदि हम लोग हीट करते हैं तो पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन यहाँ पर मिलता है। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट साइड में पोटासियम जो है 1 है और राइट हैंड साइड में भी पोटासियम 1 है। अब क्लोरीन देखते हैं तो क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1 हो गया। ऑक्सीजन को देखेंगे तो रिएक्टेंट साइड में 3 हो गया, देखिए यहाँ पर 3 ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या होगा 2 ऑक्सीजन। इट मींस क्या हो गया कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम of oxygen in reactant side is 3 but in product side is 2. This is not equal, hence it is said to be unbalanced chemical equation. अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं।
तो जैसे पहला आपका रिएक्शन है कि जैसे Fe प्लस H2O, यहाँ पर H2O का मतलब क्या हो गया कि स्टीम हो गया। जब हम लोग आयरन को स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं तो Fe3O4 बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि आयरन 2,3 ऑक्साइड। इसको हम लोग और भी कहते हैं कि फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। ओके, तो इसमें बड़ा कंपाउंड आपका क्या हो गया ना, Fe3O4 हो गया। सो बड़ा कंपाउंड Fe3O4 है, तो यहाँ पर O4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो हम लोग H2O को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि Fe प्लस 4H2O, देन यू विल गेट Fe3O4 प्लस H2। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। ओके, तो जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस किए तो यहाँ पर क्या हो गया कि हाइड्रोजन जो है 8 हो गया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे राइट हैंड साइड में, तो मल्टीप्लाइंग H2/4 ऑन RHS। RHS में हम लोग हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर क्या होगा, Fe प्लस 4H2O गिव Fe3O4 प्लस 4H2, मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या करना है कि Fe को बैलेंस करना है। तो राइट हैंड साइड में Fe3 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में Fe आपका 1 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग Fe/3 ऑन LHS, सो दिस इज 3Fe प्लस 4H2O गिव Fe3O4 प्लस 4H2। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर जैसे एलिमेंट है और आपका क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गया। जैसे एलिमेंट Fe लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 3, राइट हैंड साइड में भी 3। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 8, राइट हैंड साइड में भी 8। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 4, राइट हैंड साइड में भी 4। हेंस क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट साइड, यानी राइट हैंड साइड। हेंस इट इज सेड टू बी ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले बड़ा कंपाउंड को लेकर के हम लोग चलते हैं, तो आसानी से आपका बैलेंसिंग हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर आपका देखिए दूसरा जो है CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O, यानी मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो CH4, H आपका क्या है, 4 है लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन राइट हैंड साइड में आपका क्या है ना, 2 है। इसलिए क्या करते हैं, H2O को राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस 2H2। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया राइट हैंड साइड में, CO2 में 2 और H2O में 2 हो गया, तो ये 4 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, CH4 प्लस 2O2 गिव क्या होगा, CO2 प्लस 2H2। अब यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में 1 हो गया, राइट हैंड साइड में 1 हो गया, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 4, राइट हैंड साइड में 4, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 4, राइट हैंड साइड में 4। हेंस इट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग देखना चाहते हैं कि डाइल्यूट और कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है। जैसे अब 1 गिलास पानी लिए, उसमें हम 5 चम्मच चीनी डाल दिए, 5 चम्मच चीनी डालने के बाद उसको हम लोग सेक कर दिए, वो होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया। उसका टेस्ट ले लीजिए, कैसा उसका टेस्ट है, ऑब्वियसली मीठा ज्यादा लगेगा। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 लीटर पानी में उस सॉल्यूशन को डाल दिए, अब उसका टेस्ट लेंगे तो क्या होगा, टेस्ट फीका आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वो डाइल्यूट हो गया। तो डाइल्यूट को हम लोग क्या करते हैं, DIL से लिखते हैं, DIL, डाइल्यूट को इंडिकेट करते हैं DIL से, और कंसंट्रेट को हम लोग CONC डॉट से हम लोग करते हैं, तो ये कंसंट्रेट हो गया। तो
कंसेंट्रेट मीन्स 100% प्योर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि हाउ विल यू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव मतलब बहुत ज्यादा सुटेबल कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो बाय राइटिंग देयर फिजिकल स्टेट, जैसे सॉलिड है तो सॉलिड को हम लोग एस से डिनोट करेंगे, लिक्विड को एल से, गैस को जी से, एक्वास, एक्वास मीन सोल्यूशन विथ वाटर, उसको एक्यू से, प्रेसिपिटेट और या तो गैस को हम लोग अपवर्ड एरो देंगे या प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो या सॉलिड हम लोग लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर आपका नेक्स्ट आ जाता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड देन इट इज सेड टू बी द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिससे पहले ही मैंने बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिला देंगे तो थोड़ी देर के बाद वो बॉयल करना शुरू कर देगा विदाउट अप्लाइंग द हीट एनर्जी। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सोथर्मिक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हीट एनर्जी इज रिलीज। तो यहाँ पर डेफिनेशन आप देखेंगे कि रिएक्शंस in which heat is evolved or produced, तो represented by plus heat or plus energy on the product side is called the exothermic reaction। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोल को हम लोग क्यों जलाते हैं, जैसे खाना बनाने के लिए कोल को हम लोग यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली कोल को बर्न करने पर उसमें हीट एनर्जी निकल रहा है। यानी यहाँ पर हम लोग वही कहें बर्निंग ऑफ कोल, C plus O2 gives CO2 plus heat। प्लस हीट मतलब हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग ऑफ मीथेन दूसरा हो गया कि बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन को जब हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी निकल रहा है। तो देखिए प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट मतलब हीट एनर्जी रिलीज हुआ, यानी ये आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। उसी तरह रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि रेस्पिरेशन से हम लोग को एनर्जी मिलता है। जैसे ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो कंबाइन होकर के हमको क्या दिया ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया, उसमें से वाटर बना और क्या मिला हमको, एनर्जी मिला। सो ड्यू टू गेटिंग एनर्जी इट इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा एक जो होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे जिंक को अगर हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होगा, जिंक सल्फेट और हमको क्या होगा, कॉपर सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जब रिएक्शन जब कलर जब चेंज हो गया, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज डिसअपियर्ड, उसके बाद अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब का बॉटम टच करेंगे तो क्या होगा, वो हीट एनर्जी आपको मिलेगा, वो गर्म लगेगा। इसका मतलब क्या होगा, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन हीट एनर्जी इज रिलीज। नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होता है। जिसे जब हम लोग हीट एनर्जी देते हैं तब वो रिएक्शन होता है, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लोग कहते हैं कि अभी हमारे सराउंडिंग में क्या है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, बट दे डू नॉट रिएक्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन जब उसमें हाई टेम्परेचर हम दे देते हैं तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर हीट एनर्जी दिए तब जाके वहां पर रिएक्शन हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है कि रिएक्शंस इन व्हिच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। एनर्जी जैसे लाइट हो गया, हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ऑफ द रिएक्टेंट रिटेन एज प्लस हीट ऑन द रिएक्टेंट साइड। तब हम लोग उसको क्या कहेंगे ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसे पहला आपका क्या हो गया, जिसे अभी एग्जांपल दिए कि नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ अगर हम लोग कंबाइन करते हैं और काफी मात्रा में हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें हीट एनर्जी दिए तब जाके रिएक्शन हुआ, इसलिए इसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। दूसरा क्या होता है कि जैसे आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन सच एज थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब हीट के द्वारा कोई कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये डिकम्पोज हो गया हीट। तो दैट मीन्स का रिएक्शन टेकिंग प्लेस बाय सप्लाइंग द हीट एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो said to be endothermic reaction।
जैसे यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें हीट दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। उसके बाद फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस इज आल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया? कहते हैं कि हीट के साथ साथ अगर सनलाइट ले रहा है तो भी वह एंडोथर्मिक होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है तो भी वह एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर CO2 प्लस H2O एंड प्लस सनलाइट, देन यू विल गेट द ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 और O2 यहाँ पर रिलीज होता है। उसी तरह इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि पानी में जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वाटर में जो दो गैस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटिंग बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर, that is also known as the endothermic reaction because electric current is supplying during this process. Okay, last one is, देखिए जैसे हम लोग अभी बताएं कि क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट KClO3, तो कुछ रिएक्शन जो होता है उसको हीट करने पर भी नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर सम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। तो कैटलिस्ट क्या होता है कि जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन फास्ट हो जाता है तो उसको हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे पोटासियम क्लोरेट को हीट करते हैं और उसमें कैटलिस्ट हम लोग क्या दिए? MnO2, तो इसके प्रेजेंस में आपका क्या बन गया ना? KCl बन गया, पोटासियम क्लोराइड, और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो कहते हैं कि सम रिएक्शंस आर अकम्पेनिड बाय हीट एज वेल एज कैटलिस्ट। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट आर रिटेन। ओके, तो ये सब जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। तो कैटलिस्ट अभी हमने बताया कि जिसके प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रहा है या रिएक्शन को फास्ट कर रहा है तब हम लोग उसको कहते हैं कैटलिस्ट। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पर मान लेते हैं लकड़ी का टुकड़ा है, उस लकड़ी का टुकड़ा को हम जलाना चाहेंगे तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल बिकॉज ऑक्सीजन इज एब्सेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, तो हियर ऑक्सीजन एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ओके स्टूडेंट, ठीक से इस चैप्टर को आप रिवाइज कीजिए, जितना पढ़ाए एक एक लाइन करके, और इसमें आप समझ दीजिए और इनोसेंटली जो है इसको रिवीजन करें और राइटिंग प्रैक्टिस करें ताकि ये चैप्टर आपका काफी मजबूत होगा। ये चैप्टर आपका पूरा केमिस्ट्री पे बेस है, कारण पूरा केमिकल रिएक्शन जो है केमिस्ट्री में जितने भी हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। सो वी विल डिस्कस सेकंड पार्ट वेरी सून। थैंक यू एंड कीप रिवाइजिंग।